हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आपकी बीएड फर्स्ट सेम की जो बुक है इंक्लूसिव स्कूल समावेशी विद्यालय, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1 जो है आपका डिसेबिलिटी, कॉन्सेप्ट एंड नेचर, डिसेबल चाइल्ड, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर आइडेंटिफिकेशन। तो परिचय से सबसे पहले हम आरंभ करेंगे। तो परिचय में मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। अक्षमता एक ऐसी कार्यात्मक कमी के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसे व्यक्ति विशेष द्वारा किसी क्षतिग्रस्त या खराबी के आ जाने के कारण अनुभव किया जा सकता है। डिसेबिलिटी क्या है? डिसेबिलिटी से हमारा अभिप्राय है कि जब हम किसी कार्य को करने में अक्षम महसूस करते हैं तो उसे हम अक्षमता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई कार्य करना है और हम चाहकर भी उस कार्य को नहीं कर पाते हैं या वशानुगत के कारण हो सकते हैं, तो उसे अक्षमता की श्रेणी में रखा जाएगा। तो परिचय में आपको यहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे परिभाषा की। ये जो आपका टॉपिक है वो थोड़े लेंथी साइड में आ जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उसको हम कम से कम टाइम में कवर करें। तो परिभाषा में आपको 3 परिभाषाएं बताई है मैंने। पहली है क्रो एव क्रो के अनुसार। तो उन्होंने कहा है एक व्यक्ति जिसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष होता है जो किसी प्रकार से उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है अथवा उसे सीमित रखता है, उसे हम शारीरिक न्यूनग्रस्त या विकलांग बालक कह सकते हैं। तो ये थी आपकी क्रो एंड क्रो के अनुसार जो परिभाषा थी। 2 और परिभाषाएं आपको बताई हैं, सेमुल ए किर्क के अनुसार और दूसरी है जर्सिल के अनुसार। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ बोलूंगी ही। तो अब हम बात करेंगे प्रकार के बारे में कि टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। सो मैंने आपको 7 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में बताया है, जिनमें से 3 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी को हम जो है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पहली आपकी आ जाती है विजुअल इंपेयरमेंट मीन्स दृष्टिबाधिता, स्पीच इंपेयरमेंट, हियरिंग इंपेयरमेंट, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ऑर्थोपेडिक इंपेयरमेंट, लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसके आगे 4 पॉइंट्स आ जाते हैं, और आपकी लास्ट आती है ऑटिज्म। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दृष्टि बाधिता के बारे में। हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर सबसे पहले हम अर्थ के बारे में जान लेते हैं, फिर हम आगे कारण और कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको बताई हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो दृष्टिबाधिता क्या होती है? दृष्टिबाधित बालक वे बालक होते हैं जिन्हें देखने में समस्या होती है। दृष्टिबाधिता भी 2 प्रकार की होती है। जो दृष्टिबाधिता होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली आ जाती है आंशिक दृष्टि दोष बालक। ये जो बालक होते हैं वो मोटे अक्षरों को पढ़ने में सक्षम होते हैं। दूसरी आती है गंभीर दृष्टि दोष। इन बालकों को जो है वो दृष्टिबाधित बालकों को सामान्य कक्षा में पढ़ाने में समस्या होती है। इन्हें हम ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ा सकते हैं या फिर श्रव्य माध्यमों के द्वारा सुनकर सीख सकते हैं ये बालक। अब हम बात करते हैं आपकी, तो आपको समझ आ गया होगा कि दृष्टिबाधिता क्या होती है। मीन्स दृष्टिबाधिता में बच्चे को देखने में समस्या आती है। ये 2 प्रकार की होती है। एक आंशिक रूप से मीन्स कि बच्चा थोड़ा कुछ देख सकता है, ये मोटे अक्षरों को पढ़ सकता है, और दूसरी आती है गंभीर दृष्टिबाधिता, जिसमें बच्चा कुछ भी नहीं देख सकता और उसको सिर्फ और सिर्फ ब्रेल लिपि के द्वारा और श्रव्य माध्यमों के द्वारा जो है हम शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके कारण की कि क्या कारण है कि बच्चे को दृष्टिबाधिता का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके 4 काउजेस मैंने आपको बताया। पहला है वशानुगत प्रभाव। समटाइम बच्चे को हेरिडिटी के कारण जो है वो समस्या देखने को मिलती है। दूसरा, चोट व दुर्घटना समय के साथ, या बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे कोई ऐसी इस प्रकार की चोट लग जाती है जिससे वो दृष्टिबाधिता का उसको सामना करना पड़ता है। साधारण बीमारी भी हो सकती है कई बार, जो बीमारी इतनी उलझ जाती है कि बच्चे की जो आंखों की जो रोशनी है वो भी खो जाती है। फिर आता है जहर का असर। तो ये थे कुछ काउजेस ऑफ दृष्टिबाधिता के। अब हम बात करते हैं दृष्टि अक्षम बच्चों के लक्षण, कि हमें कैसे पता लगेगा हमारी क्लास में कि ये जो बच्चा है वो दृष्टिबाधित है या इसको जो है वो विजुअल इंपेयरमेंट है। बात करें सबसे पहले, श्याम पट लिखी बातों को पढ़ने में इसको कठिनाई आती है। पुस्तकें और अन्य चीजों को आंख के नजदीक लाकर ये पढ़ने का प्रयास करता है क्योंकि इसको दिखाई नहीं दे रहा होता है। आंखों से पानी आना, आंखें लाल होना, जल्दी जल्दी पलकें झपकना, चलने के क्रम में वस्तुओं से टकराना या टकराते हुए चलता है ये बालक, आंखों को मलना, धुंधला दिखाई देना, या आंखों की पुतलियां सफेद होना, आंखों आवश्यकता से बड़ी या बहुत छोटे होना, आंखों और हाथों के बीच तालमेल कमजोर होना। मीन्स कि कुछ करने जाता है कुछ और करके आ जाता है।
पठन पाठन के दौरान सिर दर्द की शिकायत रहना, क्योंकि अगर वो कंटिन्यूसली बुक्स की तरफ देखेगा तो उसको जो है वो सिर दर्द हो जाता है समटाइम। एक वस्तु के दो दो रूप दिखाई देना। अब हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट चाइल्ड। तो सबसे पहले आपको जो दो टेस्ट मैंने आपको बताए हैं, पहला है आपका स्नेलन टेस्ट और दूसरा है आपका इजियाना टेस्ट। तो जो आपका जो फर्स्ट टेस्ट आ जाता है स्नेलन चार्ट, तो उसकी मैंने आपको यहाँ पर एक डायग्राम या एक फोटो में आपको बता रही हूँ, जिससे आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। बात करें इस चार्ट की, तो इस चार्ट में अक्षरों की जो है वो 8 पंक्तियां आपको दिखाई देंगी। कुछ में 8 होती है, कुछ में 11 होती है, जिसका इस्तेमाल विजुअल एक्यूरेसी को मापने के लिए किया जाता है। इन ब्लॉक अक्षरों के साइज के संबंध में अक्षरों की 11 घटते क्रम में जो है वो होती है। मीन्स की जो पहला अक्षर होगा वो सबसे बड़ा, फिर घटते 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 क्रम में जो है वो हमको देखने को मिलते हैं। सबसे ऊपर की पंक्तियों में सबसे बड़े अक्षर होंगे और जैसे आप नीचे आते जाओगे वैसे अक्षरों का जो आकार है वो छोटा होता जाएगा। आपको इमेज में भी दिख गया होगा। अब हम बात करें, इस चार्ट का प्रयोग दूर दृष्टि को चेक करने के लिए किया जाता है, लेकिन निकट दृष्टि को चेक करने के लिए इनका प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता। फिर आपका आता है इजियाना टेस्ट की। अगर हम बात करें तो कुछ बच्चों की दृष्टि सामान्य नजर आती है, लेकिन उन बच्चों को रंग भेद करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। मीन्स की वैसे तो उनको क्लियर दिखाई दे रहा है, बट अगर वो कोई रंग आप उनसे पूछ रहे हैं तो वहां पर उनको समस्या आ रही है। तो जब उनको रंग भेद करने के लिए कहा जाता है तो इन रंगों में वो भेद नहीं कर पाते हैं। इजियाना टेस्ट के द्वारा इस रोग की जांच जो है वो की जा सकती है। तो ये थे कुछ आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट चाइल्ड। अब हम बात करें दृष्टि दोष की पहचान निरीक्षण द्वारा मीन्स ऑब्जर्वेशन के द्वारा। तो जो हमने पीछे पॉइंट्स पढ़े उनके साथ ये थोड़ा मेल खाते हैं, पर मैं फिर भी एक बार आपको बता देती हूँ। कक्ष में श्यामपट्ट से संबंधित समस्या इनको देखने को मिलती है। पुस्तकों और अन्य चीजों को आंख के नजदीक लाकर देखते हैं। आंखों को मलना, जल्दी जल्दी पलकें झपकना या पढ़ने के क्रम में अक्सर इधर उधर आंखें हिलाना, पढ़ते वक्त पठन सामग्री को बहुत निकट या समीप से देखना, आंखों से पानी आना, आंखों में जलन होती है इन बच्चों के। श्यामपट्ट पर लिखे कार्य को कॉपी पर उतारते वक्त दूसरों की सहायता लेना या दूसरे बच्चों से पूछना। अब अध्यापक की भूमिका के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो अध्यापक है वो कैसे विजुअल इम्पेयरमेंट जो चाइल्ड है उसको कैसे ट्रीट करेगा या उसकी कैसे सहायता करेगा। तो अध्यापक क्या कर सकता है, वो कक्षा में दृष्टिबाधित बालकों को समतुल्य स्वीकार करना। फिर जैसे वो दूसरे बच्चों के साथ व्यवहार कर रहा है वो वैसा ही उस बच्चे के साथ व्यवहार करेगा, पर उसको थोड़े एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। बालक के माता पिता के साथ समय पर संपर्क स्थापित कर सकता है। व्यक्तिगत बाधाओं को ध्यान में रखते हुए अनुदेशन में अध्यापक बदलाव कर सकता है। फिर अनुदेशन को प्रभावकारी बनाने के लिए विशेष उपकरणों का प्रयोग कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो कोई श्रवण साधनों का जो है यहाँ पर प्रयोग कर सकता है। प्रारंभ के अध्यापक को चाहिए कि वो दृष्टि असमर्थ बच्चे को सभी वस्तुओं की दिशा, स्थिति और दूरी, कमरों की स्थिति आदि का पूर्ण रूप से जो है वो ज्ञान प्राप्त कर दे, ताकि जो बच्चा है वो स्वयं जो है वो चीजों को ले सके या कक्षा में घूम सके। अध्यापक को चाहिए वो कक्षा में शाब्दिक रूप से पढ़ाए, ना कि अशाब्दिक रूप से संकेतों का प्रयोग करें। मीन्स की जो भी उसको कक्ष में पढ़ाना है वो शाब्दिक माध्यम से मीन्स की बोलकर बताए, ना कि संकेतों के माध्यम से कक्षा में शिक्षण प्रदान करें। सेवंथ पॉइंट आपका आता है, अध्यापक कक्षा में सामान्य दृष्टि वाले बालक को दृष्टि असमर्थ बच्चों को गाइड बनने को भी कह सकता है। फिर आपका आता है दृष्टिबाधित बालकों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि उस कक्ष में बैठे अन्य विद्यार्थियों के साथ किया जाता है। तो ये थी आपकी दृष्टिबाधिता। अब हम बात करेंगे आपकी वाणी बाधिता के बारे में। वाणी बाधिता में भाषा तथा वाणी की समस्या होती है। आंशिक अथवा मंदवाणी दोष तथा भाषा बाधित बालक सामान्य कक्षाओं में ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस बाधिता से ग्रसित बालकों की यहाँ पर 3 विशेषताएं बताई गई हैं। पहली आपकी आती है, इनके भाषा जो है वो व्यवस्थित नहीं होती है। उनके उच्चारण में अस्पष्टता होती है, ये हकलाते हैं, तुतलाते हैं, या बोलने में धारा प्रवाह का ना होना। जब भी वो बात करेंगे तो एक प्रवाह यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, वो रुक रुक के या थोड़ा
रुक रुक के बोलते हैं या थोड़ा हकला कर इनकी बातें जो है वो निकलती हैं। इन बालकों की शिक्षा संबंधी आवश्यकता भाषा व संप्रेषण के कौशलों के सीखने से जुड़ी होती है। अब हम बात करें इसकी भी, मैंने आपको दो परिभाषा बताई है, पहली है जॉन एशेंज के अनुसार और दूसरी है पार्किंस के अनुसार। तो पहली जो आपकी परिभाषा वे है, जब कोई बालक बोलता है और श्रोता की दृष्टि से समुचित संप्रेषण नहीं होता, ध्यान देने पर भी स्पष्ट नहीं होता, तब वाणी दोष अथवा भाषा का दोष आ जाता है। मीन्स कि अगर कोई बालक बोल रहा है और अगर हम उसको ध्यान से भी सुन रहे हैं और हमको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, तो वहां पर क्या आएगा, वाणी दोष या वाणी बाधिता देखी जाएगी। फिर आप कहती है पार्किंस के अनुसार वाणी दोष तभी माना जाता है कि जब व्याकरण की दृष्टि से सांस्कृतिक रूप से असंतोषजनक हो, क्योंकि वाणी अंग क्षतिग्रस्त है, इसका संप्रेषण दोष युक्त होता है। अब हम देख लेते हैं कुछ काउजेस के बारे में कि क्या काउजेस आते हैं आपके वाणी बाधिता के। तो यहाँ पर मैंने आपको 6 पॉइंट दिए हैं। पहला है आपका श्रवण शक्ति की कमी, मीन्स कि सुनने में उनको अगर समस्या होगी, अगर बच्चा सुनेगा नहीं तो वो बोलेगा कैसे। सामाजिक प्रभाव देखने को मिलता है, मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, मस्तिष्क पक्षपात हो सकता है, पक्षघात हो सकता है, सॉरी, आंशिक कारण और क्रियात्मक कारण भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये थे आपके 6 पॉइंट्स वाणी बाधिता के क्या कारण हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि विशेषताएं क्या देखी जाती हैं वाणी बाधित बालक में। तो इन बालकों की आवाज मुंह की बजाय जो है वो कान से निकलती है, इनकी आवाज भारी होती है और ये बालक रुक रुक कर बोलते हैं, संप्रेषण में कठिनाई आती है इनको, ये हकलाना, ये तुतलाते हैं, सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, आवाज व्यवस्थित एवं स्पष्ट नहीं होती है। ये जो कुछ भी बोलेंगे उसमें इनकी आवाज ना तो व्यवस्थित होगी ना स्पष्ट होगी, वाक्यों के बीच में भी रुक जाते हैं ये बालक। ऐसे बालकों की गति धारा में प्रवाह नहीं होता है, ऐसी वाणी आसानी से समझ नहीं आती, धीरे बोलते हैं, गले और जीभ में अगर कोई दोष हो, बोलते समय एकाग्रता की कमी देखी जाती है। तो ये थी विशेषताएं वाणी बाधित बालकों की। अब हम बात करते हैं इनके बोलने के दोष वाले बालकों की पहचान। तो इनकी कैसे हम पहचान कर सकते हैं। ये मुख्यतः नाक से बोलते हैं, आवाज में भारीपन होता है इनके, मुख्यतः धीमे या तेज बोलते हैं, भाषा का अव्यवस्थित होना, उच्चारण स्पष्ट नहीं होता है, बात करने से डरना या कम बात करना, आवाज स्पष्ट नहीं होती है इन बालकों की, शांत रहना, ये घुलना मिलना नहीं, ताकि अगर ये घुल मिल जाएंगे तो इनको बात करनी पड़ेगी, पठन करते समय रुक जाना, जब वो क्लास में कोई लेसन रीड कर रहे होंगे तो वो एकदम से रुक जाएंगे, अपनी बात को जल्दी जल्दी कहने का प्रयास करना ताकि ज्यादा समय ना लगे। फिर हम बात करेंगे इसकी कि अध्यापक की क्या भूमिका है वाणी बाधित बालकों के लिए, वो कैसे इनकी समस्या को हल कर सकते हैं, ये कैसे उनकी देखभाल कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है विशेष देखभाल और ध्यान इन बच्चों की तरफ देना, खुद को अभिव्यक्ति के ज्यादा अवसर देना ताकि वो अपनी कमी को पीछे छोड़कर कुछ कहने का प्रयास कर सके, अन्य छात्रों को उनकी सहायता के लिए प्रेरित करना, अधिगम के लिए प्रेरित करना, व्यक्तिगत निर्देश देना, अधिक अवसर प्रदान करना ताकि वो अपने भावों को व्यक्त कर सके, भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग कर सकता है अध्यापक, कक्ष का वातावरण लोकतांत्रिक ताकि बच्चे उनको चिढ़ाए ना या उनके साथ दुर्व्यवहार ना करे, प्यार वो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, विद्यालय की अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकता है ताकि बच्चा घुल मिल जाए और खुद को जो है वो स्वतंत्र महसूस करे, आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा देने का प्रबंध कर सकता है। तो हमने 2 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे आपकी थर्ड जो है आपकी श्रवण बाधिता। तो श्रवण बाधित बालक वे बालक होते हैं जिनकी सुनने की क्षमता कम है या फिर नष्ट हो गई है। इस बाधिता के कारण इन बच्चों को अनेक प्रकार की समस्याओं का जो है वो सामना करना पड़ता है। इन बच्चों को दूसरों की भाषा सुनने व समझने में कठिनाई आती है। ऐसा नहीं है कि श्रवण बाधित से सभी व्यक्ति असमर्थ होते हैं, कुछ बालक गंभीर रूप से बाधित होते हैं तो कुछ बालक आंशिक रूप से बाधित होते हैं। इस प्रकार श्रवण बाधिता बालक या तो कम सुनते हैं या फिर सुनते ही नहीं है। परिभाषा की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श
सर्वेक्षण संगठन 1991 के अनुसार श्रवण बाधित उसे कहा जाता है जो सामान्य रूप से सामान्य ध्वनि को सुनने में अक्षम होते हैं। मीन्स कि जो बालक सामान्य रूप से सामान्य ध्वनि को सुनने में अक्षम होते हैं उनको हम श्रवण बाधित बालक कहते हैं। और एक दूसरी आपकी परिभाषा दी गई है जो दी गई है आपकी योजना आयोग के अनुसार। तो योजना आयोग ने कहा है कि वह व्यक्ति श्रवण बाधित कहा जाएगा जो 60 डेसिमल या उससे अधिक डेसिमल पर सुनने की क्षमता रखता हो। मीन्स कि जो बच्चा जो है वो 60 डेसिमल या उससे अधिक डेसिमल पर सुनने की क्षमता रखता हो उसे हम श्रवण बाधित बालक कहेंगे। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, तो मैंने इसके कुछ आपको कारण बताए हैं। 10 पॉइंट्स यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं। पहला है अनुवांशिकता हो सकती है, गर्भावस्था में क्षतियुक्त हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है कोई, या उच्च ध्वनि बढ़ती उम्र के कारण हो सकती है, सदमा लगना, कानों में चोट आना, गलत दवाई, जन्म के समय समस्या, या कानों में इन्फेक्शन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ इन पॉइंट्स को। अनुवांशिकता, गर्भावस्था में क्षतियुक्त हो सकती है, दुर्घटना, उच्च ध्वनि, बढ़ती उम्र, सदमा लगना, कानों में चोट आना, गलत दवाई, जन्म के समय समस्या, ये कानों में इन्फेक्शन, ये कारण हो सकते हैं श्रवण बाधित बालक के। अब हम बात करते हैं विशेषताओं के बारे में कि क्या विशेषताएं होती हैं श्रवण बाधित बालक की। पहले आती है मिलते जुलते अक्षरों की ध्वनि में समस्या। मीन्स कि अगर कोई आप इनको 6 कहेंगे तो इनको 9 सुनाई देगा, 2 कहेंगे तो इनको 4 सुनाई देगा। बातों को बार बार पूछना या दोहराने के लिए कहना, बातचीत का सुन पाना, बातचीत ना सुन पाना, शब्दों को समझने में समस्या, कंफ्यूज रहना, ध्वनि की प्रतिक्रिया ना करना, जोर से बात करना, देरी से बोलना या सीखना, दूसरों की बात न सुन पाना, ये ना तो ये दूसरों की बात सुन पाते हैं और ना अगर वो सुनेंगे नहीं तो वो समझेंगे कैसे। ऐसे बालक बहुत कम ही भाषा का जो है वो प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर हम जितना हम अच्छा सुनेंगे उतना ही हम अच्छा बोलेंगे। ऐसे बालकों में पारस्परिक संप्रेषण की समस्या होती है और शाब्दिक अंत प्रक्रिया नहीं होती है। हलचल पर ज्यादा ध्यान ना देना, अगर किसी प्रकार की कोई हलचल क्लास में हो रही है तो ये बालक जो है वो उसको नहीं सुन पाते हैं। तो इसके हमने 12 पॉइंट्स आपको बताए विशेषताओं के। अब हम बात करेंगे पहचान की, हम कैसे पहचान करेंगे इन बच्चों की कक्षा कक्ष में व्यवहार के अनुसार। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अपने उनके व्यवहार के अकॉर्डिंग। अध्यापक के बार बार बुलाने पर हम उनको बार बार बुला रहे हैं परंतु वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, हम उनसे कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, वो या तो उस प्रश्न का देरी से उत्तर दे रहे हैं या तो उसका गलत ही उत्तर दे रहे हैं। भाषण दोष यहाँ पर देखा जा सकता है, बहुत जोर से बोलना या कान के पीछे हाथ लगाकर सुनने का प्रयास करना। उनको अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो वो अपने कान के पीछे हाथ लगाएंगे और उस बात को सुनने का प्रयास करेंगे। बातचीत के चेहरे और होंठों पर ज्यादा ध्यान देना। जब हम कक्षा में पढ़ा रहे होंगे तो वो हम पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय हमारे होंठों पर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि वो लिप रीडिंग करने का प्रयास कर रहे होंगे। असंगत रूप से अपने आप में खोए रहना, क्योंकि उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा तो उनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा। पैरों से आवाज करते हुए चलने से भी इनकी पहचान हो सकती है। कान से लगातार कोई तरल पदार्थ जो है वो निकलता रहता है। कान के अंदर उंगली या अन्य वस्तु डालना। बात सुनते हुए आंखों पर समाने से अधिक निर्भर रहना। तो ये थी कुछ पहचान। अब हम बात करते हैं एजुकेशन फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट चाइल्ड। तो इनको हम कैसे एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपका पहला पॉइंट आता है लिखित सामग्री प्रदान करना। जितना हो सके हम इन बच्चों को लिखित सामग्री प्रदान करेंगे, उनके लिप रीडिंग के द्वारा माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे हम ओष्ठ पठन कहते हैं। श्रवण संबंधी समस्या वाले बच्चों के लिए विशेष स्कूल हम बना सकते हैं। अधिक से अधिक सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। अध्यापक द्वारा लिखित सामग्री पर विशेष बल देना। शिक्षण करते समय सहायक सामग्री जैसे आपके चार्ट आ जाते हैं, मानचित्र आदि का प्रयोग कर समझाना, या आप जो है न्यूट्रेंट्स का भी उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका आ जाता है न्यूट्रेंट्स में प्रोजेक्टर के माध्यम से आप इन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। श्यामपट्ट लिखकर समझाया जा सकता है। कंप्यूटर का प्रयोग इन बच्चों के लिए काफी लाभकारी है। वीडियो टेप आदि माध्यमों से भी इनको पढ़ाया जा सकता है। इन बच्चों का समय पर निरीक्षण करना। अध्यापक को इन बच्चों के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए।
पाठ या शब्दों की पुनरावृत्ति करनी चाहिए, मीन्स कि उनको वो दोहराना चाहिए ताकि उन बच्चों को भी आसानी से वो चीज समझ में आ सके। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, जिसमें हमने 3 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी डिस्कस की। तो ये था आपका टॉपिक फर्स्ट टॉपिक, जिसको हम 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करेंगे। डिसेबिलिटी कॉन्सेप्ट एंड नेचर, डिसेबल्ड चाइल्ड, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर आइडेंटिफिकेशन। 3 टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, और नेक्स्ट 4 टाइप्स आते हैं उनको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।